नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पा जो एक जगह का नाम है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई और इसी के नाम पर हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के शुरुआत के जो स्थान थे वो मुख्य रूप से सिंधु घाटी के आसपास वाले क्षेत्र में खोजे गए थे और इस आधार पर हम उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन इस सभ्यता का जो सबसे पहले स्थान खोजा गया था वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा था और उसी के आधार पर हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। हम चाहे हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता कहें, एक ही बात है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी नगर योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये बात पहले ही जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। विद्यार्थियों, हम पहले ही कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं और जिनमें मैंने ये बताया है कि इन सभ्यताओं का विकास मुख्य रूप से किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विकास भी रावी नदी के किनारे हुआ है। ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, इसके जो अवशेष हैं वो नगरीय सभ्यता के हैं। हम इसकी संपूर्ण नगर योजना का क्रमबद्ध तरीके से कुछ पॉइंटों में बांटते हुए इसका अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली मतलब ऐसे स्थान जो इसके प्रमुख नगर रहे हैं वहाँ से प्राप्त होती है और जिस सामग्री के आधार पर ही हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के नगरों को जिस तरीके से बसाया गया है उनकी खुदाई से हमें ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के नगरों को बसाने से पहले उनकी एक बहुत बड़ी व्यापक योजना बनाई जाती थी और उस योजना में सौंदर्य के स्थान पर उपयोगिता को महत्व दिया जाता था। मतलब वो जो नगर बसाया जाता था उसमें जो भवन बनेंगे, जो इमारतें बनेंगी, जो सड़कें बनेंगी, उसमें सौंदर्य के स्थान पर उपयोगिता को महत्व बहुत अधिक दिया जाता था। हम सबसे पहले इसका वर्णन करते हैं भवनों का, मकानों का, कि मकान किस प्रकार से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के भवन एक या दो मंजिले होते थे। प्रत्येक मकान रसोई, अन्नागार, स्नानागार, बाथरूम, किचन, शौचालय, कुएं, नालियाँ इन सब से युक्त होता था। मकानों की नींव पक्की, फर्श कच्ची पक्की रहती थी और मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ये इसकी खास बात थी कि मकानों के दरवाजे मेन सड़क पर कभी नहीं खुलते थे। मेन सड़क से जो छोटी छोटी सड़कें निकाल के उनसे जो गलियां निकाली हुई थी उन गलियों में उन मकानों के दरवाजे खुलते थे। उन मकानों में इस बात की पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी कि वहाँ पर सूर्य की पर्याप्त रोशनी आए और हवा का वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा रहे। मतलब प्रकाश, रोशनी और हवा इस बात की पूर्णतः व्यवस्था की जाती थी। हम यूँ कहें कि उस समय के नगरीय जीवन से हमें आज भी प्रेरणा लेने की बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि उस समय का जो नगरीय जीवन था वो बहुत ही व्यवस्थित और एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने वाला नगरीय जीवन था। हर मकान एक दूसरे से सटकर बनाए हुए थे। किन्हीं किन्हीं मकानों के बीच गलियारे भी मिलते हैं। मकान के ऊपरी भाग में जाने के लिए लगभग हर मकान में सीढ़ियाँ मिलती हैं, कुएं मिलते हैं पानी के लिए और लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते थे। दूसरी बात, इनका जो नगर था वो
हर नगर दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग या पश्चिमी टीला जिसे हम दुर्ग क्षेत्र बोलते हैं, और पूर्वी भाग या पूर्वी टीला जिसे हम नगर क्षेत्र बोलते हैं। हमें धोलावीरा एक पुरा स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था, ये कंपटीशन में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। धोलावीरा गुजरात में है और ये जो नगर था ये 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग, मध्यमा और निचला नगर। बाकी अधिकांश नगर हड़प्पा सभ्यता के 2 ही भागों में बटे हुए थे, लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जो ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। नगरों के जो दुर्ग होते थे वो चौड़ी सुरक्षा दीवारों से घिरे रहते थे। इन दीवारों में जगह जगह पर बुर्ज बनाए जाते थे और इसके अलावा अलग अलग दिशाओं में बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे, गोपुरम बनाए जाते थे। और कई नगरों में हमें सार्वजनिक महत्व के स्थान भी मिलते हैं, जैसे पुरोहितों के आवास या सभा भवन या बड़े बड़े अन्नागार या मोहनजोदड़ो से जैसे हमें स्नानागार मिला है। इस तरीके की कई सार्वजनिक इमारतों के अवशेष मिले हैं। ऐसा अब उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, उनका उद्देश्य चाहे कोई धार्मिक रहा हो या कोई सार्वजनिक समारोह रहा हो, लेकिन एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमें ऐसे भवन हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सड़कों की। सड़कें इस तरीके से बनाई जाती थी कि एक सड़क दूसरी सड़क को एक समकोण पर काटती थी। हर सड़क को इस तरीके से बनाया जाता था कि जैसे ही हवा चले तो अपने आप नेचुरल अपने आप सड़क साफ होती रहे। मतलब हवा के रुख को देखते हुए सड़कों का निर्माण किया जाता था। सड़कों के दोनों तरफ कचरा पात्र रखे जाते थे ताकि गंदगी नहीं फैले। सड़कें कच्ची और पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और दोनों तरफ नालियों की भी व्यवस्था होती थी। और कई जगह पर सड़कों के दोनों तरफ बड़े बड़े चबूतरे बने हुए थे जिन पर व्यापारी लोग बैठकर दुकान लगाते थे। हमें कई जगह सड़कों के दोनों तरफ बड़े बड़े स्तंभ मिले हैं। उन स्तंभों से ये अंदाज़ा लगता है कि उस समय किसी न किसी प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था रही होगी सड़कों के ऊपर। उनकी जो मुख्य सड़क थी वो लगभग 9.25 या 9.5 मीटर के आसपास थी और उन मुख्य सड़कों से फिर लगभग 3.25 से 3.5 मीटर 4 मीटर के आसपास छोटी छोटी सड़कें निकाली जाती थी। उनकी जो सड़क प्रणाली थी उसे हम जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाती थी। तो इस तरीके का नज़ारा होता था जैसे एक जाल बुना हुआ हो, क्योंकि हर सड़क आगे जाके बिल्कुल खुली हुई रहती थी, कहीं भी जाके वो बंद नहीं होती थी। अब हम नालियों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में नालियों की बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी। घरों से छोटी छोटी नालियाँ निकाली जाती थी, वो नालियाँ आगे जाके बड़ी नाली में मिलती थी और बड़ी नालियाँ आगे जाकर एक बड़े नाले में मिलती थी और उस बड़े नाले के माध्यम से शहर का सारा गंदा पानी शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई थी। जैसे कालीबंगा नामक स्थान पर हम वहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिलती हमें, लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ थे उनको खोखला करके उसकी नालियाँ मिलती हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मोस्टली मुख्य रूप से पक्की और कच्ची नालियाँ बनाई जाती थी। जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे और उन नालियों की भी ये खास विशेषता थी कि उन नालियों को ढका जाता था। मतलब खुली नालियाँ बहुत ही कम मिलती हैं। उन नालियों को बड़े बड़े पत्थरों से, घास फूस से ढक दिया जाता था ताकि उनमें बदबू भी नहीं हो और एक्स्ट्रा गंदगी का प्रसार नहीं हो। इसके अलावा उस समय उन्होंने मकान निर्माण में या कुओं के निर्माण में या नालियों के निर्माण में अलग ही प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। जो ईंटें होती थी, कुछ ईंटें आयताकार, वर्गाकार
या एल शेप की या वक्राकार या टी शेप की, कहीं पर मोड़ पर लगाने के लिए या कुओं में लगाने के लिए अलग अलग प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से ईंटें जो पकी हुई रहती थी उनका अनुपात 4:2:1 था। मतलब 4:2:1, इस अनुपात में वो ईंटें बनाई हुई होती थी। कई जगह से हमें अलंकृत फर्श मिला है, मतलब कि उसमें अलंकृत ईंटें लगाई गई हैं उस मकान के अंदर। ऐसी प्रकार की ईंटें लगाई गई हैं जो उसकी फर्श की चमक को अपने आप स्वाभाविक रूप से बढ़ा देती हैं। अलग अलग प्रकार की ईंटों का अलग अलग मकानों में प्रयोग किया जाता था। अलंकृत फर्श से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मकान किसी समृद्ध परिवार का रहा होगा, और कच्ची जहाँ फर्श है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी गरीब परिवार का रहा होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की ये खास विशेषता थी कि चाहे भवन हो, सड़कें हों, नालियाँ हों, उसमें मुख्य रूप से उसकी उपयोगिता पर बल दिया जाता था, उसकी इम्पोर्टेंस पर बल दिया जाता था। इस प्रकार विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता की नगर योजना आधुनिक नगरों की बसावट हेतु प्रेरणा स्रोत है। जिस तरीके से वर्तमान समय में नगरों का अंधानुकरण धुंध तरीके से विकास हो रहा है और उसमें मकानों में ना प्रकाश की व्यवस्था है, ना हवा की व्यवस्था है, और जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे समय में हमें सिंधु सभ्यता से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जयपुर जैसे शहर का जो अस्तित्व है वो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही दिखाई देता है, क्योंकि जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर का बनावट, उसकी जो नगरीय योजना है वो भी सैंधव सभ्यता से मिलती जुलती है। इनमें न इनके नगर नियोजन में, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में सौंदर्य और कलात्मकता के स्थान पर उपयोगितावादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण को उसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है।